प्रदेश में चुनावों की तारीख का निर्धारण भले न हुआ हो, लेकिन यह निश्चित हो चुका है कि बस चुनावों में कुछ ही महीने बाकी हैं। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से दावेदारी करने लगे हैं। इसके साथ ही उस चुनावी सुगबुगाहट में युवा नेता भी हमारे सामने आ रहे हैं और अलग अलग विधानसभाओं से राजनीति के दांवपेच आजमाने के लिए और स्वयं को साबित करने के लिए अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ आज हैं गहरवार के युवा नेता, पूर्व विधायक जिनके पिताजी भी रहे और एक बहुत लंबी परंपरा रही है भाजपा के साथ जुड़े रहने की। तो आज एक युवा नेता कांग्रेस के विक्रम सिंह और केशु राजा जी हमारे साथ हैं और बात करेंगे कि आखिर बिजावर विधानसभा से उनके नाम को लेकर चर्चा चल रही है, तो इसको लेकर एक तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने एक यात्रा भी निकालना शुरू किया है, तो हम विस्तार से उनसे जानेंगे कि आखिर इस चुनावी रणनीति को वह धार कैसे दे रहे हैं और आखिर आगामी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए वह क्या दांवपेच आजमा रहे हैं। केशु जी, आपका महाकवरेज न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि एक कांग्रेस में युवा नेता के तौर पर आपने भी दस्तक दी है बिजावर विधानसभा में, तो बिजावर विधानसभा में वर्तमान में जो विधायक हैं बहुत, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि वो कितना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जब वहाँ पे जाके लोगों से बात की है तो एक नेगेटिविटी भी सामने आई है। अब आपकी आगामी कांग्रेस से जोड़कर रणनीति क्या रहेगी? देखिए भाई साहब, हम लोग चाहते हैं कि जो मूलभूत समस्याएं जनता की लगातार बनी हुई हैं, अभी हम लोगों ने एक जनसंवाद पदयात्रा चालू की है और उसमें हम लोग गांव-गांव गली-गली जाकर लोगों से मिलकर उनसे बातचीत कर उनकी समस्याएं क्या हैं उसका एक लेखा जोखा बना रहे हैं। तो उसमें जो मूलभूत समस्याएं निकल कर के आ रही हैं, चाहे वो बिजली को लेकर हो, पीने के पानी को लेकर हो, सिंचाई के पानी को लेकर हो, खाद्य को लेकर हो, तो ये जो समस्याएं हैं जो कि मैं मानता हूं कि यदि एक अच्छा विधायक चाहे तो ये समस्याएं क्षेत्र में रहनी नहीं चाहिए। तो इन समस्याओं को लेकर भी हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं, किस प्रकार से इन समस्याओं से टैकल करना चाहिए। और जो हमारी एक दूर की सोच होती है कि हमें अपने जीवन में क्या क्या काम उनको अच्छे करके जाने हैं क्षेत्र के लिए, तो उसमें हम लोग शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, रोज़गार को लेकर भी रणनीति बना रहे हैं कि इन बड़ी समस्याओं को कैसे टैकल करा जाना चाहिए। तो कांग्रेस से जुड़कर के आपने मैं देखता हूं कि आप एक युवा नेता हैं और कांग्रेस से जुड़कर आपने अपनी राजनीति का सफ़र शुरू किया है, लेकिन आपकी जो विरासत रही है, अगर एक हिसाब से देखें तो विरासत में आपको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति मिली है, लेकिन आप कांग्रेस के साथ जुड़कर के कुछ करने के प्रयास में हैं। तो ऐसे में आप स्किप क्यों कर गए? भारतीय जनता पार्टी से आपने कांग्रेस का रुख क्यों किया? आपको ऐसी क्या कमी लगी जहां से आपने सोचा समझा कि कहीं ना कहीं आम जनता से अगर जुड़ना है तो कांग्रेस ही बेहतर दल हो सकता है? मेरे पिताजी हमेशा से कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के व्यक्ति थे। हालांकि उन्हें पार्टी से टिकट कभी नहीं मिली, पर उनकी सोच हमेशा कांग्रेसी थी और कांग्रेस से ही वो हमेशा टिकट मांगते रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कभी टिकट लेने का प्रयास नहीं किया। हमारे नाना जी का जो परिवार है, नाना जी की तरफ से वो परिवार लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो मैं ये मानता हूँ कि छतरपुर ज़िले में और बिजावर क्षेत्र में विशेष तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की जो नींव रखी थी वो कहीं ना कहीं हमारे नाना जी ने रखी थी। पर इस कारण से हमें दोनों ही पार्टी की विचारधाराओं का बहुत अच्छे से समझने का, उनको जानने का, उनसे सीखने का मौका मिला। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस की विचारधारा ज़्यादा सही मुझे लगी और मैं एक ऐसी ही पार्टी ज्वाइन करना चाहता था जिसमें मैं अगले 40-50 साल तक बिना किसी समस्या के, बिना किसी अंदर की लड़ाई के रह सकूं और काम कर सकूं। अगर आप, बहुत से लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का समय है तो आपको भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए, मैं ये नहीं मानता। मुझे ये लगता है कि जो अपनी आंतरिक विचारधारा होती है उस पार्टी में जाना चाहिए। और राजनीतिक उठापटक तो लगी ही रहती है, कभी ये जीतती है, कभी वो जीतती है, कभी इसका समय, कभी उसका समय देखकर अपनी विचारधारा का निर्णय नहीं करना चाहिए, विचारधारा देखकर अपने जीवन का निर्णय करना चाहिए। नहीं, जैसे विरासत की राजनीति में आपने, जाहिर सी बात है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई विरासत में उसको पिता से या किसी से अगर किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन आपने जो दल चुना है, ज़्यादातर मैं देखता हूं कि युवा जो है भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीति का सफर शुरू कर रहे हैं। ऐसे में चाहे वो मोदी सरकार की बात हो, शिवराज सरकार की बात हो, या वर्तमान के यहाँ के जो विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी बात हो, तो
कार्यशैली में, उनकी रणनीति में हमें क्या अंतर पाया और क्या बेहतर आप कांग्रेस के माध्यम से कर सकेंगे? क्योंकि अभी भी स्पष्ट तौर पर ये तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार आती है नहीं आती है, आपको टिकट मिलता है नहीं मिलता है, तो आपकी क्या आगामी रणनीतियाँ रहेंगी? देखिए, मेरा सोचना ये है, जो मैंने दोनों पार्टी की विचारधाराओं को स्टडी किया है, उनके काम करने के तरीक़ों को स्टडी किया है। कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के नेताओं पर ज़्यादा विश्वास करती है और उन्हें काम करने के लिए एक छूट मिलती है। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को काम करने के लिए ज़्यादा छूट नहीं दी जाती है। संगठन ही उनका सब कुछ मैनेज करता है, संगठन ही देखता है किस प्रकार से काम होना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। विधानसभा के अंदर विधायक को तो छोटे छोटे मतलब विवादों में हस्तक्षेप करने के लिए भी मनाही रहती है भारतीय जनता पार्टी में। मैं ये मानता हूँ कि जो मैं शिक्षा ग्रहण करके आया हूँ और जो मेरी सोच है, जो मैं जनता के लिए करना चाहता हूँ, जो मैंने प्लान बना के रखे हैं कि मैं किस प्रकार से उनके लिए काम करना चाहता हूँ, वो छूट मुझे कांग्रेस पार्टी में ही मिल सकती है। और अगर मुझे काम करने की छूट ही ना मिले तो सिर्फ गद्दी गर्म करने के लिए हम लोग राजनीति में नहीं आना चाहते। चलिए, इन सब चीज़ों को अगर दरकिनार कर भी दिया जाए तो एक नेता पे जो ठप्पा लगता है, जैसे दबंग होने का या बाहुबली होने का, तो अगर एक पीढ़ी पहले चला जाए तो बाहुबली और दबंग नेता का जो टैग लगता है आपकी विरासत में मिलता है। तो ऐसे में मुझे आपके बारे में तमाम लोगों से जो बात हुई या जो लोग बात करते हैं तो थोड़ी उदारता आप में दिखती है। उस उदारता की वजह क्या? उस उदारता से आप उस खाई को कैसे पाटेंगे जो आपको विरासत में मिली थी? देखिए, ये मैं ये मानता हूँ कि समझने की चूक है। जो हमारे पिताजी इस क्षेत्र में काम करते रहे हमेशा, आप स्वयं भी जनता के बीच में जाएंगे तो आपको जनता से कभी भी ये जानकारी नहीं मिलेगी कि उन्होंने किसी को परेशान किया या उन्होंने किसी पे दबाव बनाया या किसी भी प्रकार का कष्ट उनके कारण जनता को हुआ हो। ऐसा आपको कभी भी जानने को नहीं मिलेगा। उनका दबाव, उनका प्रभाव अधिकारियों पे, नेताओं पे होता था, ऐसे लोगों पे होता था जो गलत करते थे। उनका जो लोग कहते हैं कि उनका भय हुआ करता था, उनका भय अधिकारी वर्ग में हुआ करता था। जब कोई आम व्यक्ति थाने जाता था और थानेदार कहता था कि 500 रुपये FIR के लगे, और वो व्यक्ति थानेदार से कहता था कि हाँ हमें नहीं दे पाऊँ, हम तो गड़ी जा रहे हैं, और थानेदार उसका हाथ पकड़ता था कि नहीं गड़ी मत जाओ, हम तुम्हारा काम करवा देते हैं। तो ये जो विश्वास जनता के अंदर हमारे पिताजी के होने के कारण था, मैं ये मानता हूँ कि वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं थी, वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। और जनता यदि किसी नेता को चुनती है, किसी नेता के साथ खड़ी होती है, जनता की अपेक्षा केवल इतनी ही रहती है कि अधिकारी वर्ग से, नेताओं से, जहाँ पर भी जनता का सकारात्मक कुछ काम पड़ता है तो वो काम बिना घूस के, बिना दबाव प्रभाव के, सही जो काम है वो उनका वहाँ से पास हो जाए। और इसके लिए यदि अधिकारी वर्ग पे दबाव बनाना पड़े, यदि नेताओं पे दबाव बनाना पड़े तो बनाना चाहिए। वो नेगेटिव चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़। अगर आपकी बात मान ली जाए, जैसे आपने कहा कि ये अफसरशाही पे जो है दबाव होना चाहिए, लेकिन कभी अफसरशाही भी सही होती है, सही रणनीति को फॉलो करती है और जो उसे निर्देश मिलते हैं अपने मुताबिक काम करता है, तो नेता का जाहिर सी बात है काम होना चाहिए कि उस पर दबाव बनाए। लेकिन कभी नेता ही कुछ ऐसे लोगों से घिरा होता है, ऐसे अराजक तत्वों के साथ होता है और कहीं ना कहीं लोग गलत काम कराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अफसरशाही गलत कहाँ हो जाती है? ऐसे में तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप उन पर दबाव बनाएंगे। नहीं, जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है। ये हर नेता का एंड गोल होना चाहिए, हमारा भी है। हम किसी भी अफसरशाही पर दबाव नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि उनके ऊपर इतना दबाव बस रहे कि वो कुछ गलत ना करें। दबाव केवल गलत काम के लिए होना चाहिए कि अगर वो गलत काम कुछ कर रहे हैं तो वो ना कर पाए। इसके अलावा यदि कोई भी अधिकारी है, चाहे TI हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कोई भी किसी भी वर्ग का अधिकारी हो, यदि वो सही काम कर रहा है, यदि वो नियम के अनुसार जनता के पक्ष में काम कर रहा है, तो नेताओं की जिम्मेदारी भी है कि ऐसे अधिकारियों की मदद की जाए, उन्हें कोई और कहीं से दबाव ना हो। अगर कोई और नेता उनके ऊपर गलत के लिए दबाव बना रहा है तो आपको उस अधिकारी के साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं, जो सही कार्रवाई है वही होगी। यदि नेता इतनी बदलाव अपने अंदर कर लें कि चाहे खुद का कार्यकर्ता हो, चाहे दूसरे का कार्यकर्ता हो, गलत गलत है, सही सही है, तो अधिकारियों को केवल सही कहने की सलाह दी जाए, तो मैं ये मानता हूँ अगर थानेदार ईमानदार हो जाए, यदि थाने अच्छे से चलने लग जाएं, न्याय देने लग जाएं, तो ना तो आपको क्षेत्र में गुंडे मिलेंगे, ना आपको चोर मिलेंगे। हर प्रकार से जो भी अराजक तत्व है क्षेत्र के अंदर वो सभी खत्म हो जाएंगे अगर थानेदार आपका सही है। तो
बिजावर में अभी मैं देख रहा हूँ कि हालांकि बीजेपी के तौर पे तो जो प्रत्याशी हैं आगे भी वही प्रत्याशी होंगे नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी सूची है दावेदारी के लिए। तो आपकी दावेदारी को आप कितना सही मानते हैं और क्या आपको उसमें सफलता मिलेगी, और क्या आप ऐसा बेहतर साबित कर पाएंगे लोगों को कि आप बिजावर के लिए सही हैं और कांग्रेस को निश्चित तौर पे आप सीट जिता के देंगे? देखिए, कमलनाथ जी का लगातार क्षेत्र में सर्वे चल रहे हैं और जो भी सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा उसी को टिकट दी जाएगी। हम लोग भी अपनी बात लेके जनता के पास जा रहे हैं, अन्य प्रत्याशी भी जो टिकट चाहते हैं जनता के पास जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो टिकट मांगे और अपनी दावेदारी पेश करें। जितने भी दावेदार होंगे, मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी सही से चयनित करेगी। जो भी सबसे प्रबल दावेदार होगा उसको टिकट दी जाएगी। कोई भी कांग्रेस का सच्चा सिपाही, कांग्रेस का सही कार्यकर्ता ये नहीं चाहेगा कि किसी कमजोर प्रत्याशी को टिकट मिले। आप बिजावर को ही सबसे बड़ा मतलब बिजावर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और आपने बिजावर को ही क्यों चुना आकर राजनीति का जो सफर शुरू करने के लिए बिजावर क्यों? देखिए, ये जैसा कि अभी हम लोग आप हमारे घर में बैठे हैं, ये बिजावर क्षेत्र के अंदर आता है, तो इस कारण से हमारे पैतृक उसमें 2 ही विधानसभा सीटें ऐसी होती हैं जहाँ से हमारे पिताजी विधायक रहा करते थे, पवई विधानसभा क्षेत्र, और जहाँ से हमारी माताजी विधानसभा हैं, ये विधानसभा क्षेत्र बिजावर। तो पार्टी के नेताओं से भी बात करनी पड़ती है, कहाँ पर गुंजाइश है, कहाँ पर अपनी ज़रूरत है पार्टी को ज़्यादा। इन सब चीज़ों पर बात करने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ही ये निर्णय लिया जाता है कि आप कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। तो मैं ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ से जो विरासत थी, आपके साथ जो जुड़ाव की थी, वो तो बीजेपी की वजह से थी। अब आप कांग्रेस से दस्तक देंगे तो ऐसे में आप क्या सोचेंगे, आपका साथ मिलेगा आपको? देखिए, यहाँ की जनता से हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं। कभी भी हमारे पिताजी भी, जैसे आप जानते हैं, कि निर्दलीय चुनाव हमेशा ही लड़ते आए, फिर बीच में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े गए। तो कभी भी किसी पार्टी से या किसी के माध्यम से जनता से जुड़ाव नहीं रहा है, जनता से सीधा परिवार का जुड़ाव रहा है। जैसा कि अभी हम लोग कांग्रेस की तरफ से जनसंवाद पदयात्रा लेकर जनता के बीच उतरे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्नेह, बहुत ज़्यादा प्रेम लगभग सभी पंचायतों से, सभी गांवों से हम लोगों को मिला है जहां जहां से हमारी यात्रा निकली है। अभी 42 पंचायतें हम लोगों ने कवर की हैं, लगभग इतनी ही पंचायतें अभी और बाकी हैं, तो हमें विश्वास है कि वहां से भी ऐसा ही स्नेह मिलेगा। हर गाँव में जहाँ पर हम जा रहे हैं, जनता की समस्या जानने के अलावा जनता से ये भी पूछ रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें हमें रुचि लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। जनता अपना जवाब हम लोगों को बताती है, हम लोग उस जवाब को नोट करते हैं, और अगर अधिकतर जनता ये कहेगी कि आप चुनाव लड़िए तो चुनाव लड़ेंगे। अगर ज़्यादातर जनता कहेगी कि नहीं, कोई और प्रत्याशी आपसे बेहतर है, आप उसकी मदद करिए, तो उसकी मदद भी करेंगे। बाहर आप रहे हैं और एक युवा नेता है, तो जाहिर सी बात है कि आपने राजनीति को बहुत गहराई से समझा होगा। तो हम आपसे एक बहुत छोटी सी टिप्पणी चाहते हैं कि जैसे राहुल गांधी भी अभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते रहे हैं, और सत्ता में जैसे मोदी जी हैं, और लगातार अभी भी लगता है कि 24 के लिए उन्होंने तैयारियां जो है शुरू कर दी हैं। तो आप एक छोटा सा अंतर क्या पाते हैं, राहुल गांधी किस दिशा में बढ़ रहे हैं, मोदी जी कहाँ पे सबसे उनकी जो कमज़ोर नसें कहाँ पर कमज़ोर साबित हो रही है सरकार, और ऐसे में आपने जो निर्णय लिया है वो कितना सही है कांग्रेस जुड़कर? देखिए, कांग्रेस से मैं अपनी विचारधारा के कारण जुड़ा हूँ। पार्टी कोई भी मजबूत हो, कोई भी कमज़ोर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा, अगर मेरी अभी 32-33 साल की उम्र है और 40-50 साल का राजनीतिक करियर मेरे सामने है, तो कभी ये पार्टी ऊपर होगी, कभी वो पार्टी ऊपर होगी। सत्ता में कौन है, इस कारण से आप निर्णय नहीं ले सकते अपने राजनीतिक जीवन का। आप किस विचारधारा में फिट करते हैं, उस कारण से आपको अपनी राजनीतिक। तो राहुल गांधी और मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी को जितना मैं समझ पाया हूँ, मुझे लगता है कि वो दिल से बोलते हैं, जो देश के लिए सही है वो करना चाहते हैं, और जो बात उनको लगता है कि देश हित में है वो चीज़ें वो कह जाते हैं। मोदी जी एक इलेक्शन कैंपेन मशीन की तरह काम करते हैं। आप कोई और प्रधानमंत्री ऐसा नहीं मिला होगा जो इलेक्शन कैंपेन्स में इतना इन्वॉल्व रहा हो। उनको देश चलाने से ज़्यादा उनको चुनाव लड़ने में मज़ा आता है। कभी हर प्रदेश में वो पहुंचते हैं, हर
अभी हैदराबाद का जो म्यूनसिपल इलेक्शन था उसमें भी वो मतलब उन्हें चुनाव लड़ने में मज़ा आता है, वो चुनाव जीतने के लिए राजनीति करते हैं। तो उनके लिए सही और गलत कम मायने रखता है, हार और जीत ज़्यादा मायने रखती है। राहुल गांधी जी के लिए हार और जीत कम मायने रखती है, सही और गलत ज़्यादा मायने रखता है। यही दोनों के बीच में मुख्य अंतर है। बहुत बड़ी बात कही आपने। अच्छा, एक बात और बुंदेलखंड के लिहाज से, बुंदेलखंड में मैंने आज तक नहीं देखा है कि कोई जो 40 साल से कम एज का कोई व्यक्ति विधायक बना हो। जितनी भी यहाँ की जो राजनीति है, जो हमने देखा है, ज़्यादातर वरिष्ठ ही यहाँ पर विधायक बने हैं, सांसद बने हैं। ऐसे में एक युवा के तौर पर आप दस्तक दे रहे हैं, आ रहे हैं राजनीति में, तो एक युवा के तौर पर आपके लिए युवाओं को क्या संदेश है, क्या उनके लिए बेहतर करेंगे अगर आपको मौका मिलता है तो? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब तक आप युवाओं के लिए कुछ नहीं करते हैं, तब तक आप क्षेत्र की स्थिति नहीं बदल सकते। बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, क्षेत्र को सबकी सब पूरी होनी चाहिए, पर जो की मैं मानता हूँ विकास की जो होती है वो रोज़गार से होती है। और आज के समय पे सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का दौर चल रहा है। लगभग हर युवा नौकरी चाहता है। जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली, बम्बई, झांसी, भोपाल, वहाँ जाकर वो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो बहुत ही आवश्यक है कि क्षेत्र के युवाओं को, ज़िले के युवाओं को अपने ही गांव से 12 से 15 किलोमीटर के रेडियस में कुछ ना कुछ रोज़गार की व्यवस्था करा के दी जाए, तभी वो यहाँ रह पाएंगे। जैसे आप वरिष्ठ लोगों की भी अगर आप बात करें, माता पिता अपने बच्चों को जब पैदा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तैयार करते हैं, तो क्या सोचते हैं कि हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। अब अगर वो लाठी पैसा कमाने के लिए दिल्ली बम्बई ना जाए तो वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो दरिद्रता में जीवन गुजारेंगे। और अगर वो पैसा कमाने के लिए दिल्ली बम्बई चले जाएं तो भी वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दिल्ली बम्बई में रहना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि क्षेत्र के युवाओं को लोकल रोज़गार दिया जाए, यहीं पर उनकी रोज़गार हो, 4 पैसे वो खुद कमाएं, उनकी जेब में महीने उनकी क्षमता के अनुसार महीने का 20,000 50,000 रुपये जब उनकी जेब में आएगा, वो अपना स्वयं का विकास कर लेंगे, वो अपने आप को स्वयं मजबूत कर लेंगे, अपना घर बना लेंगे, अपनी टीवी खरीद लेंगे, फ्रिज खरीद लेंगे, मोटरसाइकिल खरीद लेंगे। वो सब विकास तभी हो सकता है जब उस युवा को रोजगार मिले। आप जिन चीज़ों को लेकर आए हैं, अंतिम सवाल आपसे यही है कि अभी हाल ही में जो भारत की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी वो बजट पेश किया है और बजट में तमाम घोषणाएं भी की हैं, लेकिन एक क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने में कहीं ना कहीं असफल रही है और कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं रही हैं, रणनीति रही है, जो भी प्रशासन रहा है, वो रोजगार के तौर पे कहीं ज़्यादा बेहतर था? देखिए, मैं ये मानता हूँ, मैंने 1.5 साल ही कमलनाथ जी की सरकार को काफ़ी नज़दीकी से देखा। उनकी जो नीतियाँ बन रही थीं, जो नीतियाँ बन चुकी थीं, जो बिल बन रहे थे, जो बिल बन चुके थे, मैंने काफ़ी नज़दीकी से उनको पढ़ा है। कमलनाथ जी की रोज़गार को लेके बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। यदि कमलनाथ जी को 10 साल का समय मिल जाता तो जो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हर 10 से 12 किलोमीटर के रेडियस पे प्रदेश के हर युवा को रोज़गार मिलता है। यहाँ पर क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, शिक्षा का स्तर थोड़ा सा कम है, लोग जीडीपी वगैरह समझते नहीं हैं, पर भारत सरकार के खुद के आंकड़ों में कमलनाथ जी के 1.5 वर्ष के बीच अंतराल में 18.5 साढ़े 19% की, जो कि उनकी सरकार गिरने के बाद वापस गिर के 4 की क्षमताएं हैं, वो मैं नहीं मानता कि इंडस्ट्रीज मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर जो उनका किसी और नेता के पास नहीं है। उनके लिए बहुत जरूरी है कमलनाथ जी को 5-10 साल काम करने का शिक्षा मिल सके, चिकित्सा मिल सके और एक मजबूत मध्य प्रदेश भविष्य की तरफ जाए। तो विस्तार पूर्वक जो मैं आपको बता दूं कि जो युवा नेता के तौर पर बिजौर में एक बहुत लंबी बातचीत उनसे हुई। उन्होंने जो बताया है कि बिजौर को आगे क्या चाहिए, प्रदेश को क्या चाहिए और रोजगार के तौर पर कैसे बेहतर तरीके से कांग्रेस से जुड़ करके काम किया जा सकता है। और हमारे साथ बात की आज विक्रम सिंह केशु राजा ने, और युवा नेता के तौर पर कांग्रेस के लिए उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और लगातार लोगों से जुड़ करके, अभी उन्होंने बताया कि लगभग 45 पंचायतों का दौरा वो कर चुके हैं और लगातार लोगों से जुड़ करके उनकी परेशानियां, उनकी समस्याएं जानने का प्रयास कर रहे हैं और इसके माध्यम से वो आगामी चुनाव में कितने सफल हो पाते हैं, टिकट की दावेदारी को लेकर, टिकट मिलने के बाद अगर वो जीतते हैं तो क्या वो आम जनता के लिए, युवाओं के लिए कर पाते हैं, ये तो
ये सारे सवालों के उत्तर तो समय के गर्त में हैं। जयराम चतुर्वेदी के साथ महाकवरेज न्यूज़ पर यूं ही बने रहिए। हम ऐसे ही युवाओं के साथ, युवा नेताओं के तौर पर बातचीत आपसे करते रहेंगे। धन्यवाद।